ओके। सो देखिए, हम आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। फोर्थ चैप्टर आपका पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं हम, मैग्नेटिज्म में। तो देखिए, इसमें आपको एक लॉ पढ़ना है, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने आपका ये पढ़ा है कि अभी तक हमने देखो तो आपको फिजिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा है कि एक चार्ज जो होता है वो चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। चार्ज इज द सोर्स ना, एक स्टैटिक चार्ज जो होता है एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है। उसी तरह हमने देखा था आपका मैग्नेटिक फील्ड कब आपकी प्रोड्यूस होती है, जब आपका चार्ज मूव करता है ना, जब आपका मूविंग चार्ज जो होता है वो सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। मूविंग चार्ज इज अ सोर्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड हम बोल सकते हैं ना आपका। अब देखिए, जो चार्ज जो होता है वो आपका मूव करता है, मतलब क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर करंट भी जो है आपका, अगर किसी वायर में किसी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट अगर फ्लो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है ना, चार्ज फ्लो हो रहा है, तभी तो करंट प्रोड्यूस आपका हो रहा है। तो हम यही बोल सकते हैं कि करंट जो है आपका, करंट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना। करंट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ना, करंट भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। सो अब देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, देखिए हमें ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें निकालना आता है। बेसिकली हमने जो निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ हमने निकाली थी ड्यू टू फील्ड चार्ज, जो हमने निकाली है, हमने पढ़ा है आपका बेसिक क्या होता है, 1/4πε0q/r का स्क्वायर, ठीक है। वो जो फॉर्मूला जो बना था, बेसिकली जो फॉर्मूला आपको जो आया था वो आपका कहाँ से, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, जो बना था आपका, वो आपका जो ग्रेविटेशन लॉ से ही आया था। उसमें जो आपकी जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब तो उसी लॉ की हेल्प से एक और लॉ बनाया है, ठीक है, ये बायोट सर्वेट लॉ, ठीक है। ये बायोट ने मतलब बायोट जो था आपका, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक उसी आइडिया के बेस पे एक लॉ बनाया आपका, इसको बोलते हैं बायोट सर्वेट लॉ, ठीक है। तो मतलब अभी करंट से भी, करंट इज, अभी देखिए जैसे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना हमने फॉर्मूला डिराइव किया, उसी तरह उन्होंने भी करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अभी मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हमें फाइंड करनी है ड्यू टू करंट, तो हम कैसे फाइंड करें। तो एक लॉ उन्होंने बनाया, ठीक है, जिसका नाम है बायो सर्वेट लॉ, ठीक है। तो देखिए उसी उसी के हिसाब से है, जैसे कि हमने वही है, जैसे कि आपका चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये लॉ भी कुछ ऐसे ही पॉइंट पे बना है। तो इन्होंने बस वही लिया, करंट लिया, लेकिन करंट से जब उन्होंने लिया तो कंडक्टर लिया। कंडक्टर में देखिए, अभी किसी वायर में अगर मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ना, वो वायर करंट फ्लो हो रहा है, तो किसी पॉइंट पे भी मुझे क्या फाइंड करना है, ये जो करंट है जो इसमें फ्लो हो रहा है, अब इसके वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मुझे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, मुझे स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पे पॉइंट पे मुझे फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करो, ठीक है। तो उसी के, तो देखिए उसने क्या किया, उसने भी वही सेम, जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है उसमें, तो उसने भी सोचा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। बट लेकिन जब उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट किया कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा, तो उसमें क्या होगा कि ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही थी, क्योंकि जो वायर है, वायर की पोजीशन आप कैसे, आप जब वायर ऐसे रखो, फिर चार वायर को अगर ऐसे रखा तो उसकी वैल्यू अलग आ रही है। यही वायर को अगर आपने ऐसे रखा, इस पोजीशन में रखा, तो उसकी डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इसी वायर को अगर आपने ऐसे रख दिया तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो उससे वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन किया कि वो एक जैसे पॉइंट चार्ज होता है, तो ये भी यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ को ही कंसिडर करेंगे। वो जो लेंथ है आपकी बहुत छोटी होगी, मतलब बहुत लेंथ, मतलब इक्वल टू जीरो, टेंड्स टू जीरो होगी। मतलब इन्होंने क्या किया, बहुत छोटी लेंथ को लिया, एक बड़े वायर की लेंथ को नहीं लिया, क्योंकि उसमें करंट जो फ्लो हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर में आपका करंट फ्लो होगा। अब करंट जो फ्लो होगा तो किसी लेंथ में ही फ्लो होगा आपका। तो उसने क्या किया, उसको ऐसे वहाँ पे चार्ज, एक पॉइंट चार्ज था, तो यहाँ पे इन्होंने स्मॉल लेंथ कंसिडर की, एक बहुत स्मॉल छोटी सी लेंथ कंसिडर करी, DL लेंथ, ठीक है। जैसे कि देखिए उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल छोटी सी लेंथ, ये जो लेंथ है आपकी टेंड्स टू जीरो ही है, स्मॉल DL लेंथ, इसकी वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रही है DB, ये मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। ये उन्होंने बताया कि बायो सर्वेट लॉसेस को हम कैसे फाइंड करेंगे, समझ रहे हो आप। बेसिकली क्योंकि उस बिग वायर से उनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी लेंथ की वजह से, तो उन्होंने यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ ली, DL लेंथ, ठीक है। तो वही आपका देखिए बायो सर्वेट लॉ क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट P, ठीक है, DB यहाँ पे लिखा है, DB स्मॉल, ड्यू टू करंट एलिमेंट DL, हाँ। और इसको नाम क्या दिया उसने, इसको नाम दिया करंट एलिमेंट। और ये करंट एलिमेंट आपका IDL है, I जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है,
डी एल। तो इसने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी डी बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल के, आई डी एल। और इसको बोलते हैं हम करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। तो इसने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो सोर्स होगी, अब से हम मैग्नेटिक फील्ड की जो सोर्स होगी वो क्या होगी, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो करंट एलिमेंट है आई डी एल, इसकी वजह से ही यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी डी बी वो मुझे फाइंड करनी है। जैसे चार्ज की वजह से हम फाइंड करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे हम करंट एलिमेंट की, तो यहाँ पे सोर्स क्या होगा आपका, करंट एलिमेंट होगा, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए, तो उसने क्या बताया कि जो डी बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल के। ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पे है, पॉइंट पी आपको कहीं भी रखूँ मैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है, और ये तो आपका ये जो लेंथ है डी एल बहुत छोटी है, तो उससे डिस्टेंस आपने आर लिया है। ये आर आप चाहे कहीं पे भी लिए, क्योंकि आप चाहे आर यहाँ से लेते, इस पॉइंट से ऐसे कनेक्ट करते, कैसे भी कनेक्ट करते, क्योंकि डी एल तो आपको बहुत छोटी है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, तो और ये क्या है, आर क्या है, इस पॉइंट का यहाँ से इसका डिस्टेंस है। और थीटा जो है आपका वो एंगल है, एंगल बिटवीन क्या है आपका, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन जो करंट है आपका, नहीं जो डी एल है, डी एल और आर के बीच में जो एंगल है, डी एल जो है ना, ये डी एल लेंथ जो है, ये जो डी एल लेंथ स्मॉल लेंथ ली है मैंने यहाँ पे, ये बहुत छोटी है। ठीक है, दिखाने के लिए मैंने आपको थोड़ी बड़ी ली है। तो थीटा जो है वो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। ठीक है, डी एल और आर के बीच में एंगल है। तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि डी बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन। तो इसने ये भी बताया कि एक तो ये और उसके बाद ये। ठीक है, और डी बी जो होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वही आपका सेम जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी आपकी क्या होती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ना। इसी तरह यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी सेम आपकी, मतलब दोनों के दोनों आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मैं आपको इसमें सिमिलैरिटीज़ बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, ये आ गया। तो फिर उन्होंने क्या, फिर इसने बताया तो अगर मैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तो डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, सो डी बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कांस्टेंट के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और k जो है यहाँ पे, k मैं आपको बता देता हूँ कांस्टेंट। जैसे वहाँ पे k था आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ पे आपका k कुछ और है, जो k मैं आपको बताऊँगा। देखिए k जो मेनली यहाँ पे ये है, k की जो वैल्यू है यहाँ पे वो ये है, k इज इक्वल टू आपका u0/4 है, ये म्यू नॉट है। ठीक है, आपका k इज इक्वल टू जो है यहाँ पे μ0/4 है। देखिए, जैसे मैंने आपको उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता था। ठीक है, देखिए 4 देखिए 4 हम मेनली क्यों लेते हैं, देखिए 4 ही क्यों लेते हैं। देखिए आपको पता है कोई भी अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूँ तो कंप्लीट एंगल कितना होगा, 4 ना, 4 सॉलिड एंगल पूरा आपका 720, पूरा एक कंप्लीट एंगल, सॉलिड एंगल जो होता है ना आपका 4 होता है। उस अब कोई भी चार्ज जो है वो आपका पूरे 4 एंगल से ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी उस पॉइंट पे कितनी पहुंचेगी, मान लीजिए उसने 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंड की और उस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पहुंची, मान लीजिए 40 पहुंची, तो 60 क्या किया उसने, 60 उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो कितनी एब्जॉर्ब करेगा ये कौन बताता था, मैं E0 बताता था, जिसको हम क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यहाँ पे आपका बस k की, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे आपका μ0/4 होगा। वहाँ पे आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे आपका μ0/4 होगा। और ये जो μ0 होता है, μ0 को हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वही है आपका कि कितना वो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी ना, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक थी। और μ0 यहाँ पे जो μ0 हम यूज़ कर रहे हैं वो वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैरेक्टरिस्टिक, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो पास करेगा। ठीक है, बेसिकली आपको, और k इज इक्वल टू कितना आपका कांस्टेंट जो यहाँ पे μ0/4 4 वही आपका एंगल, वही हम सॉलिड एंगल को ही बोलेंगे आपका। ठीक है, और μ0 की जो वैल्यू होती है, फिर यूनिट जो होती है μ0 जो होता है आपका ये होती है उसकी वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यूनिट पूछ सकते हैं। तो टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर, ये आपको ऐसे यहीं से आई है, इसी फॉर्मूले से आपको ये आई है, ठीक है, डीबी। तो अगर मैं डीबी को यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट लिखूँ तो डीबी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अगर मैं डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वेक्टर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूँगा, वेक्टर फॉर्म में डी बी, ये वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आपका आई, ठीक है, डी एल क्रॉस आर वेक्टर, डी एल क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा क्या है, इसके बीच का एंगल ही है, डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर क्यूब। ये पता है ना आपको कैसे आया ये आर वेक्टर अपॉन आर, ये यहाँ पे आर क्यूब कैसे बना, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैसे बना। देखिए अगर मैं आपको उसको बताऊँ, देखिए आपको सिंपल, आपको पहले ही पता है, मैंने आपको बताया डी बी, अगर मैं इसको वेक्टर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल, यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर लूँगा, यूनिट वेक्टर ना आपका यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड तो वन ही होती है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है आपका क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन उसकी मैग्नीट्यूड होती है, आर वेक्टर अपॉन आर, ये होता है ना यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर को वैल्यू पुट करके ही ये आया है, यूनिट वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है ना, उसको वैल्यू पुट करके ये आया है डी बी। तो इसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो वेक्टर के फॉर्म में आप यही लिखोगे, डी बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो पहले ही आपको बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमने लिख के बताया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लिखते हैं, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ये आपका वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, ये डी एल आर, ठीक है, आपको ना डी एल आर साइन थीटा क्या होता है आपका, एंगल बिटवीन डी एल और आर के बीच का एंगल मैंने आपको बताया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ठीक है। अगर उसकी यूनिट, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये उसकी मैग्नीट्यूड देगा। डायरेक्शन अगर पूछो तो डायरेक्शन हम इससे फाइंड करेंगे, इससे क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड, यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड मिले, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, अपॉन आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड। ओके अब देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड का इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका डायरेक्शन जो हम फाइंड करेंगे यूजिंग यहाँ पे तो देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग राइट हैंड पाम रूल होता है, ठीक है, ये पाम रूल होता है, इसको हम पाम रूल कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल से फाइंड करते हैं, पाम ना ये वाली आपकी पाम रूल से फाइंड करते हैं इसको। देखिए थंब अलॉन्ग डी एल, थंब जो होता है अलॉन्ग डी एल, ठीक है, और पाम अलॉन्ग आर, पाम देखिए ये डी एल ये है, तो थंब इसके अलॉन्ग, थंब ऐसे, ये थंब, ये पाम मेरा राइट हैंड पाम, ये डी एल के अलॉन्ग थंब, और ये जो पाम है, पाम जो है किसके अलॉन्ग होगा, आपके आर के अलॉन्ग होगा, तो ये ऐसे ना आपका, तो आर पाम अलॉन्ग आर, सो डैट पी इज़ एट दी पाम, जो पी जो होगा वो पाम के ऊपर, मतलब यहाँ पे होगा, पाम पे, यहाँ पे होगा, पाम पे, इधर पीछे नहीं, इधर, ठीक है, इधर पाम पे, एट द पाम, देन नॉर्मल टू पाम गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पाम का अगर मैं नॉर्मल फाइंड करूँगा तो मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका क्या है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डी एल, और ये पाम है आपका, पाम जो पाम के ऊपर आपका पी आ रहा है। अब अगर मैं इसका परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बनेगा इसका, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, देखिए इसके पीछे से नहीं, इसके आगे से, ये ना क्योंकि पी इस पे है तो परपेंडिकुलर मैं यहाँ से इसका यहाँ से बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसका पाम पी है ना यहाँ से, तो इसको अगर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये पेज के अंदर इनटू दी पेज है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, इनटू दी डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस का मतलब आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है, इनटू दी पेज, ठीक है, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इनटू दी पेज। तो ये क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें आपको कंपेयर भी करना है। देखिए अगर मैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंपेयर करूँ तो आपको पता है कि दोनों ही आपकी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, दोनों ही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, दोनों ही आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या था आपका कि जो सोर्स थी उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स जो थी वो एक चार्ज है, चार्ज मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो सोर्स है वो करंट एलिमेंट है, और करंट एलिमेंट देखिए आइडियल जो वेक्टर क्वांटिटी है, आइडियल मतलब जो इसकी जो सोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड की जो सोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके बेस ये आपको इसके बेस पे हम इसके बेस पे आपके एप्लीकेशंस है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल्स भी है, इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बायो सर्वेट लॉ के, ठीक है। तो यही आपका, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।
ओके, थैंक यू।